अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के एक नए एपिसोड के साथ मैं मोगली पंजानी आप नाजरीन की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को रमज़ान की लाखों लाख मुबारक हो। नाजरीन, इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम करे, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करे। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूद जैसी लानत से निजात दिलाए, चूँकि सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है और हमारी कौम इसमें इस सूद की बीमारी में बहुत बुरी तरह से मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ बात करने और हक़ बात सुनने की आला तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म का स्पेकुलेशन कराना नहीं है, आपको किसी भी किस्म का सट्टा कराना नहीं है, ना कि टारगेट प्राइस देना है। हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है आपको वाइटल इन्फॉर्मेशन जो मार्केट की चलती हुई आ रही है वो आपको प्रोवाइड करना है। डिफरेंट जो आदाद व शुमार मार्केट के होते हैं वो आपको प्रोवाइड करना है। मार्केट में किसी कंपनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको प्रोवाइड करना है। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल खबरें हैं, जो फाइनेंशियल न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है, वो आप लोग के साथ शेयर करना है। नाजरीन, फ़ीपीलीपी डेटा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। बरोज़ 24 फ़ेब से लेकर 28 फ़ेब फ्राइडे तक का जो फ़ीपीलीपी डेटा है वो कुछ इस मुताबिक है। सबसे बड़ी जो हमने बाइंग विटनेस की है वो म्यूचुअल फ़ंड की है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो ब्रोकर प्रोप्राइटरी की है और इतनी ज़्यादा खातिर ख्वाह बाइंग नहीं है। सेलिंग साइड पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और उसमें सबसे बड़ी हम जो सेलिंग देख रहे हैं वो इंडिविजुअल्स की देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की देख रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स मुसलसल सेलर है। तीसरे नंबर पर हम बैंक्स की देख रहे हैं और चौथे नंबर पर हम इंश्योरेंस कंपनी की देख रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट सेलिंग पर है और म्यूचुअल फंड्स जो है वो बाइंग पर है। नाज़रीन, जो इंडेक्स का वैल्यूशन है वो कुछ इस मुताबिक है। फ्राइडे को जो डे रेंज बना है वो 1,13,201 का बना है। लो हाई जो बना है 1,14,265 का बना है। वीकली रेंज इस मुताबिक है 1,11,857 का लो बना है और 1,15,889 का हाई बना है। मंथली रेंज इस मुताबिक है 1,09,405 का लो बना है और 1,15,889 का हाई बना है। जो करंट मल्टीपल चल रहा है वो 7.34 का चल रहा है KC 100 इंडेक्स का, और जो एक्सपेक्टेड है, जो तवक्का है, वो 7.36 की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो वीकली रेंज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। पूरे फेब के महीने में वीकली रेंज क्या बना है, कितने परसेंट जो है वो इंडेक्स ने यानी मूव किया है इंडेक्स ने। तो एवरेज अगर हम देखें तो थर्ड फेब से 7 फेब जो लोअर हाई बने हैं उसका जो एवरेज बन रहा है वो 4.56% का बन रहा है। 10 फेब से 14 फेब का जो एवरेज बन रहा है 3.8%। 17 फेब से 21 फेब जो बन रहा है वो 2.57% है और 24 फेब से 28 फेब जो बन रहा है वो 3.48% है। तो तकरीबन कमोबेश अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है हमारा एवरेज 3 से 4% जो है वो प्लस माइनस हो रहा है और यानी जो रिकॉर्ड हो रहा है। KC 100 इंडेक्स के हम जो है वो टेक्निकल लेवल्स देख लें तो इस वक्त इंडेक्स वंस अगेन साइडवेज पे ही है, जिसका रेंज 1,11,308 का है लो जो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो है वो 1,18,970 का है। मार्केट का करंट RSI डे चार्ट पे हम देखें तो 51.07 का है। मैकडी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ ही सजेस्ट कर रहा है। जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड बन सकता है वो अपवर्ड बन सकता है और जो सपोर्ट है वो 1,19,216 पे बनेगी और रेजिस्टेंस जो होगा वो 1,32,868 पे बनेगा। नाजरीन, जो हमारी गवर्नमेंट है, कमोडिटी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहे हैं और स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की वजह से और नीचे आने की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1 मार्च को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें कमी की है। डीजल की प्राइस में अगर हम देखें तो 5.31% की कमी है। पेट्रोल में 0.50% की कमी है। कैरोसिन में 3.53 रुपये की कमी है और लाइट डीजल ऑयल में 2.47 रुपये की कमी है। नाज़रीन, अब जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर शेयर कर दूं कि इसको बनाने का मकसद, इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो किसी को तनकीद करना नहीं है। प्रोग्राम जो है वो बना है पर्सनल कैपेसिटी पे बना है। ये आदाद व शुमार जो है वो मैंने अपने यानी अपने पर्सनल लेवल पे इसको कलेक्ट करके और शेयर किया है। और इसमें जो मैं ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, वो किसी इंस्टीट्यूशन का ओपिनियन नहीं है। इसके अलावा जो इसमें डेटा शेयर किया है वो वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने
मैंने जो है वो डेटा शेयर किया है, और इसका जो मकसद है वो कंपैरिजन करना है, ना कि किसी को ऑफेंड करना, किसी पर्सनैलिटी को ऑफेंड करना, ना कि किसी इंस्टीट्यूशन को ऑफेंड करना है। बस ये खाली एक कंपैरिजन है ताकि बताना है कि हम किस दिहाने पे करें, हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो उस हिसाब से ग्रो क्यों नहीं कर पा रही। और मेरा ये तज्जिया है, हो सकता है इससे जो इंस्टीट्यूशन है और जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं वो इससे इत्तफाक ना करें। नाज़रीन, जो अभी हम देख रहे हैं हमारी मार्केट में, तो स्प्लिट गेम्स चल रहे हैं। स्प्लिट के हम देखें तो हर कंपनी जो है वो आ रही है एक मोटिवेशन के साथ और वो स्प्लिट करना चाह रही है शेयर्स को। तो अब तक 3 कंपनियां आ चुकी हैं जिन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले हम देखें तो एडलिंक है। एडलिंक का जो भी करंट फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का शेयर है, उसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं 2 रुपये पर शेयर पर, जो कि 5 गुना होते हैं। स्प्लिट रेशियो जो बन रहा है 5 गुना, यानी एडलिंक के जो शेयर्स हैं उसकी क्वांटिटी 5 गुना हो जाएगी और जो फेस वैल्यू है 10 रुपये वो 2 रुपये हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हम देखें तो लकी सीमेंट है। तो लकी सीमेंट भी इसी तरह से स्प्लिट कर रहा है। वो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और उसको स्प्लिट करके 2 रुपये पे करना चाह रहा है, 5 गुना शेयर्स की क्वांटिटी बनाना चाह रहा है। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन ये तीसरे नंबर पर है। इसकी भी फेस वैल्यू 10 रुपये है और ये 10 गुना स्प्लिट करके इसको 1 रुपये पे लेकर आना चाह रहे हैं फेस वैल्यू को। और जो आगे नज़र आ रहा है, जो तवक्का है, एक्सपेक्टेड है, ये ज़रूरी नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है और इसमें कोई भी आप समझें कि चीज़ें हतमी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो एक्सपेक्टेड, जो तवक्का की जा रही है इस तरह के स्प्लिट में जो मज़ीद पार्टिसिपेट लेंगी कंपनियां, तवक्का है, मेरी एक्सपेक्टेशन है उसमें साजगार है, गेल है, GHNI है और ठट्टा सीमेंट है। नाज़रीन, रीज़न बताया जो जा रहा है स्प्लिट का, वो रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें कि जो टैक्सेशन है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। बोनस अगर कोई कंपनी अनाउंस करती है तो उसमें टैक्सेशन में इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि उसमें जो है वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट हर्ट होता है और जो एक आप समझें कि बैड टेस्ट जाता है स्टॉक मार्केट का। मारी क्लासिक एग्जाम्पल है। मारी में अभी भी लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं, ना सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर बल्कि बड़े जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सब इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि किस तरह से अगर कोई कंपनी बोनस देती है तो बोनस के बाद टैक्सेशन किस तरह से कलेक्ट करना पड़ता है और फिर जो है ये चीज़ें चली जाती है जुडिशियल मैटर्स में। तो हमारी एक क्लासिक एग्जांपल है। दूसरा जो बोनस है उस पर टैक्स है, तो स्प्लिट करने पे कोई किसी भी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, तो एक तरह से समझिए कि टैक्स एवेजन है। हमारा जो नज़रिया है, हम ये तवक्का कर रहे हैं कि शेयर्स को स्प्लिट करने से, उसके जो रेशियो बनाने से और उसकी फेयर वैल्यू कम करने से वॉल्यूम जनरेशन होगी। मुझे नहीं लगता इसका कोई खातिर को इम्पैक्ट आएगा। उल्टा जो गवर्नमेंट है उसकी टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट को नुकसान का सामना है। जो रियल इशू है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, जो असली इशू है जिस वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो एक रैली के बाद नहीं चल पाती और मंदी के टाइम पे ये मार्केट वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट में शुमार होती है, उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं होता। जो मार्केट में कैश इंजेक्ट होता है, जो पैसा आता है तेज़ी की मद में, वो पैसा गायब हो जाता है। वो पैसा किन चीज़ों में गायब होता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। मार्केट में जब भी मंदी होती है तो मार्केट के चंद सिम्टम्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो हमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो स्टॉक मार्केट के, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी के जो यानी लीडर्स हैं, वो हमें वक्तन फ़वक्तन क्या बता रहे होते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स जो भी लीडर आ जाए, जो भी पर्सनैलिटी आ जाए, वो हमें यही सिम्टम्स जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। हम बात करते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो सबसे लोएस्ट पी पे चल रही है, मल्टीपल पे चल रही है। आप इंडिया देख लें, आप श्रीलंका देख लें, आप हमारी रीजनल दीगर मार्केट्स देख लें, उनका मल्टीपल देख लें, पाकिस्तान का मल्टीपल देख लें तो पाकिस्तान का मल्टीपल कम है। तो ये कम होना एक तरह का सिम्टम है, ये एक बीमारी की निशानी है कि हमारा मल्टीपल क्यों कम है, हम क्यों कंपेटिटिव मार्केट में शुमार नहीं होते। दूसरा, हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंटली लिक्विडिटी का, पैसों का फुकदान होता है। कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, कोई भी नया फाइनेंस मिनिस्टर आता है या एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी जो स्टॉक मार्केट है उनकी मैनेजमेंट से, या फिर हमारे जो स्टॉक मार्केट के बड़े लोग हैं उनसे जो मशवरा करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों परफॉर्म नहीं करी, तो सबसे बड़ा रीज़न आता है कि हमारे पास कैश पैसे नहीं है, हमारे पास वो लिक्विडिटी फ्लो नहीं है जिस वजह से हम स्टॉक मार्केट को चला सकें, मार्केट चल सके। तो कैश का बड़ा इशू हो जाता है और फिर गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि किसी फ़ंड के ज़रिए
वो यानी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जो है इस मार्केट में कैश डालें, आप इस मार्केट में अपनी परसेंटेज जो है वो मज़ीद बनाएं, तो तब जाके मार्केट एक धक्का स्टार्ट होता है, तब जाके मार्केट चल रही होती है। दूसरा, हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, आप वक्तन फ़वक्तन किसी भी शो में आप उनको सुने तो आप रिटेल इन्वेस्टर को यही सजेशन देते नज़र आएंगे कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हर किसी का हक है, लेकिन वो एक्सपर्ट जानता है कि क्योंकि ये मार्केट ड्राई है, इस मार्केट में पैसों का फुकदान हो जाता है, इस मार्केट में उस तरह के कारगर प्रोडक्ट्स नहीं है जो मार्केट में वॉल्यूम जनरेशन कर सके, मार्केट कंसिस्टेंट रह सके। तो वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए जो है छोटे रिटेल इन्वेस्टर को ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट नहीं आए और आप जो है म्यूचुअल फंड में काम करें। तो ये वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ये बात कर रहे होते हैं। ये सारे सिम्टम्स है, ये एक बीमारी है हमारी स्टॉक मार्केट में जो कि थ्रू आउट द ईयर्स चलती आ रही है। आप इसको एनालिसिस भी करेंगे, आगे भी यही सिम्टम्स आपको नजर आएंगे अगर इस पर हमने वर्किंग नहीं किया। तो व्हाट इज़ द एलिफेंट इन द रूम? हमारे जो मार्केट है उसमें सफ़ेद हाथी क्या है, तो हम उस पर थोड़ा बहुत तज्जिया करेंगे। हम जो है इंडिया से कंपैरेटिवली बात करेंगे। हम वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, लेकिन हम जो है वो इंडिया के इंडेक्स को पाकिस्तानी इंडेक्स से कंपेयर कर रहे होते हैं कि इंडिया का इंडेक्स 80,000 पे है, हम जो है 1 लाख से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, 1 लाख इंडेक्स हमारा ज़्यादा है। इसके अलावा हम जो है मल्टीपल पे भी बात कर रहे होते हैं कि इंडिया का मल्टीपल देख लें, इंडिया में इन्वेस्टरों की तादाद देख लें। इस वजह से मैं इंडिया के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन जो यूआईन रजिस्टर्ड हुए हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक बंदे का इंडिविजुअल होता है। वो अगर 10 अकाउंट भी खोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक ही होगा। तो वो सितंबर का अगर हम देखें, 2024 तक का डेटा देखें तो 3,32,819 यूआईन रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। इंडिया में कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूआईन कहते हैं, यूआई कहते हैं, और इसमें जो है 11 करोड़ के करीब जो है वो अकाउंट्स खुले हुए हैं। एमएफएस जो है सूद का काम है, बदला है। ये हमारे पास इसके 2 प्रोडक्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है, लेकिन हम जो है सूद पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। एक जो है एमएफएस है जो हमें ब्रोकरेज हाउस प्रोवाइड करता है, एक एमटीएस है जो नेशनल क्लियरिंग प्रोवाइड करता है, और उसके जो है वो आप लोग के साथ अमाउंट मैंने शेयर की है। इंडिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फाइनेंस, और इसका भी अमाउंट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। जितने अकाउंट्स हैं हमारे पास और जितना एमएफ पे हम काम करते हैं, वो एवरेज अगर हम निकालें तो 72,152 रुपीज़ पर यूआईन हम जो है वो एमएफ में काम करते हैं, हम सूद में काम करते हैं। और इंडिया में क्या रेशियो है? तो इंडिया जिसे हम कहते हैं कि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो 7,090 ऑन एवरेज जो है मार्जिन फाइनेंसिंग पे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। जो एवरेज इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है वो काइबोर +8 हो रहा होता है। तकरीबन आप समझें काइबोर चल रहा है 12.25 का, और 8 प्लस पे ऐड कर दें तो तकरीबन आप समझें कि 19-20% जो है हम सूद चार्ज कर रहे होते हैं, वो चार्ज कर रहे होते हैं। इसमें काइबोर अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक ले रहा होता है, और 8% जो होता है वो हमारे जो ब्रोकरेज हाउस है, नेशनल क्लियरिंग है, जहाँ हम ये फाइनेंसिंग करा रहे होते हैं, तो वहाँ ये फाइनेंस होता है। इंडिया में जो एवरेज है वो 14.50% पर एनम है, हमारा तकरीबन 20% है, वो 14.5% है जो इंटरेस्ट लगता है। इन्वेस्टर के पास चॉइस है, यानी एमएफ कराने के, किसी भी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उससे डायरेक्ट कराने का कोई चॉइस है, तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर के पास ये चॉइस नहीं है। और पाकिस्तानी इन्वेस्टर एमएफ में उसको पता भी नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। कैसे आता है कि वो किसी शेयर में स्पेकुलेट करता है, वो मुझ जैसे जो है गवार जो फाइनेंशियल गुरु है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, उनकी बातों में आकर और जो है वो शेयर्स परचेज़ करता है, और वो शेयर्स परचेज़ करने के बाद उसके पास उसकी पेमेंट का मैकेनिज्म कुछ नहीं होता, तो वो जो है ऑटोमेटिकली चले जाता है एमएफ में या एमटीएस में। जो इंडिया है, इंडिया में उनके पास ऑप्शन है। इंडिया में जो है वो किसी भी बैंक के साथ जो है वो इन्वेस्टर पहले प्लान करता है कि मुझे आईसीआई बैंक का वो लेना है। आईसीआई बैंक तकरीबन 12% ऑफ़र कर रहा है, जो है कोटक महिंद्रा है, इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो डिफरेंट रेट वो कर रहे होते हैं, और उनके डिफरेंट रेट होते हैं, और उसमें से इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है कि वो उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट से जो है वो ये मार्जिन फाइनेंसिंग करा सके। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है
कि हमारा जो निकाह पढ़ाया जा रहा होता है एमएफएस में, तो कितने सिक्के राजुल वक्त के साथ पढ़ाया जा रहा होता है हमें नहीं पता होता। जबकि इंडिया में यही जो चीज़ होती है तो इंडियन इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है लड़की सेलेक्ट करने की, और किस कारी साहब से निकाह पढ़ाना है उसकी भी जो है वहाँ पर इंडिया में हम बोले तो पंडित है तो किस पंडित से निकाह पढ़ाना है उसकी भी ऑप्शन जो है वो इंडियन इन्वेस्टर के पास है। सीजीटी कलेक्शन जो है वो 4.3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है पाकिस्तान में कैपिटल गेन टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स जो इंडिया में है वो पाकिस्तानी रुपी में मैंने जो कन्वर्ट किया है वो 2.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी है। सीजीटी का जो परसेंट है पाकिस्तान में टैक्स का वो 15% है, 15 से 40% है, फाइलर नॉन फाइलर पर डिपेंड करता है। इंडिया में जो सीजीटी है चाहे फाइलर हो नॉन फाइलर हो कोई भी हो सारे 12% है। सीजीटी पर हेड, एक इन्वेस्टर पर हेड जो सीजीटी देता है ऑन एवरेज वो तकरीबन 12,919 रुपये देता है। इंडिया में जो सीजीटी पर हेड जाता है वो 24,545 जाता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुकाबले डबल ज़्यादा सीजीटी ले रही है। उनके पास जो है वो इन्वेस्टरों की तादाद भी ज़्यादा है, यूएन की तादाद भी ज़्यादा है। तो आप खुद देख लें कि कितना लुक्रेटिव बिजनेस हो सकता है स्टॉक मार्केट अगर उसमें पॉलिसी पे काम कर लें, और पॉलिसी पे हम जो है वो वर्क करना शुरू कर लें। आईएमएफ भी हमें यही कहता है कि आप पॉलिसी पे काम करें। एसएसटी जो यानी जो सेल्स टैक्स लगता है एसएसटी लगता है वो 13% है पाकिस्तान में, जो कि हमारी सूबाई हुकूमत ले रही होती है। इंडिया में जो है ये टैक्स है इसे एसटीटी कहा जाता है, एसटीटी टैक्स कहा जाता है, वो 0.1% है। सही है, तो ये इतना डिफरेंस है जो टैक्स में, और टैक्स में इतनी कमी क्यों है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वॉल्यूम है। हमारे पास टोटल टैक्स कितना कलेक्ट होता है इसका डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिया में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो पाकिस्तानी रुपी में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 1.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी जो है वो इंडिया में टैक्स कलेक्शन होता है। चूँकि ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं तो इस वजह से टैक्स भी ज़्यादा होता है, और पर हेड जो इन्वेस्टर है वो 13,636 रुपये अपनी गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स अदा करता है। इंडिया में और पाकिस्तान में डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और डेरिवेटिव्स ही मेन सोर्स होते हैं वॉल्यूम जनरेशन के। तो हमारे पास क्या डेरिवेटिव्स है? हमारे पास डेरिवेटिव में है डिलीवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 30 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में काम हो रहा होता है। अभी भी रोल ओवर वीक चल रहा होता है, रोल ओवर में काम हो रहा होता है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो है वो 90 डेज का फ्यूचर अलाउ नहीं करते, और वो जो है इतना प्रोलॉन्ग नहीं जाते इस वजह से। और दूसरा चूँकि इंटरेस्ट नहीं होता, सब जो है सूद में काम कर रहे होते हैं, एमएफएस में काम कर रहे होते हैं, तो जो है फ्यूचर में इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेशन नहीं होती। जो 30 डेज़ का जो काउंटर है उसमें भी वॉल्यूम जनरेशन इतनी खातिर को नहीं होती, तो 90 डेज़ तो बहुत दूर की बात है। और उसमें हम जो पूरे साल जो शेयर्स का काम करते हैं वो तकरीबन 16 बिलियन शेयर्स का आदाद शुमार के मुताबिक ऑन एवरेज हम पूरे साल में ये काम कर रहे होते हैं। हम फ्यूचर को हराम मानते हैं, और हम एमएफएस और एमटीएस को जो कि प्योर सूद है, काइबोर +8 है, उसको हम हलाल समझ के काम कर रहे होते हैं। और हमारे जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर हैं उनको पता भी नहीं होता कि कब उनके शेयर एमएफएस में चले गए। इंडिया में क्या है? इंडिया में डेरिवेटिव्स मार्केट में दो चीज़ें हैं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग है। और सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके में अगर जो आप लोग के साथ वॉल्यूम शेयर करूं तो तकरीबन 100 बिलियन शेयर्स का ऑन एवरेज पूरे साल काम होता है। पूरे साल का 100 बिलियन शेयर्स का काम होता है, जिस वजह से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, जिस वजह से इन्वेस्टरों की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिस वजह से जो सूद पे काम होता है उसकी तादाद कम है। तो हमें इन चीज़ों को देखना है, हमें रूम में एलिफेंट को तलाश करना है, सिर्फ उसकी एक जगह से उसको पकड़ के चेक नहीं करना कि भाई ये क्या है और अपना अंदाज़ा नहीं मारना, हमें इसको बिगर पिक्चर में देखना है। और जब अकल नहीं हो तो नकल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। दीगर मार्केटों से कंपैरेटिवली देख लें कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स रिफॉर्म्स लाएँ स्टॉक मार्केट में, टैक्स का रेशियो कम करें, एसएसटी का रेशियो कम करें। और दूसरा, अगर टैक्स लगाना है तो एमएफएस और एमटीएस जैसे प्रोडक्ट में टैक्स लगा लें। काइबोर +8 मिल रहा है तो आप 50% टैक्स जो है वो जो +8 है उसमें से 50% टैक्स आप लें, ये ऑटोमेटिकली डिस्करेज होगा। इसके अलावा आप डेरिवेटिव्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं, आप जो फ्यूचर मार्केट है उसमें रिफॉर्म्स लाएं। इसके अलावा ऑप्शन कॉल्स लाएं। मार्केट में काम नहीं हो तो आप मुझे बताएं। इंडिया मार्केट में ये हो रहा है कि इंडिया की जो मार्केट है, इंडिया के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो अब इन्वेस्टरों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको काम किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर मार्केट में काम ज़्यादा हो रहा है, और अवेयरनेस ये दी जा रही है कि आपको काम कम करना है और किस तरह से किस तरीके से करना है कि आपको लॉस कम हो। हमारे यहाँ ये है कि हम इन्वेस्टरों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट आएँ।
सही है। और जब स्टॉक मार्केट कोई रिटेल इन्वेस्टर आ रहा होता है 2-3 लाख रुपए लेके आ रहा होता है, तो बड़े ब्रोकरेज फर्म जो है वो कहते हैं कि आप तो म्यूचुअल फंड चले जाएं, आप म्यूचुअल फंड में काम करें, आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट काम नहीं करें। उसका आईनी और कानूनी हक है कि वो जहां भी चाहे वहां काम कर सकता है, कितने पैसे ला के भी वो काम कर सकता है। 5,000 से अकाउंट खुलता है, लेकिन उसको डिस्करेज किया जा रहा होता है। और फिर जो है हम अवेयरनेस की बातें कर रहे होते हैं कि चूंकि हमारे मार्केट में अवेयरनेस नहीं है, हमारे मार्केट में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी अगर नहीं होती तो क्रिप्टो करेंसी में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। हमारी जो अमाउंट है पाकिस्तानी, वो क्रिप्टो करेंसी में ब्लैक मनी में पार्क इतनी नहीं होती। नाज़रीन, अभी आप लोग के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूं तो WTI क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो $69.76 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट चल रहा है $72.81 पर बैरल। गोल्ड चल रहा है $2856 पर आउंस। रबर का जो रेट चल रहा है वो 202 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड में कोल प्राइस चल रहा है $89.5 पर टन चल रहा है। तो कमोडिटी प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं। आप लोग के साथ जो है वो DFC फ्यूचर में जो बाइंग करी है, ओवर बाइंग करी है, उसका डेटा आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी जो बाइंग करी है वो नेटसोल मार्च में करी है 11.99%। दीवान फारूक मोटर में जो बाइंग करी है वो 11.14% है। TRG में 8.36% है। गेल में 7.81% है। फ्लाइंग सीमेंट में 7.55% है। TPL प्रॉपर्टीज़ में 6.18% है। PRL में 5.59% है। SSGC में 5.37% है। सिटी फार्मा में 5.19% है। ट्री कॉर्पोरेशन में 5.16% है। नाजरीन, ये जो रेट, ये जो लेवल्स हैं, ये बहुत कम है। 10% से ऊपर हो फिर थोड़ा बहुत आप जो है वो टेंशन में आ सकते हैं, और मार्केट जो है हाईएस्ट परफॉर्म कर रही हो, तब जाके जो है वो ये लगता है कि बबल बस्ट हो सकता है। अभी जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सिर्फ 2 कंपनियां हैं, नेटसोल और दीवान फारूक मोटर, जो 11% है, और वो भी इतना ज़्यादा हमें इस वक्त हैवी नहीं लग रहा। नाजरीन, ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल खरी है वो टॉम CL में खरी है, दी ऑर्गेनिक मीट में 1.65% की। गेल में दूसरे नंबर पे खरी है 0.92%। SYM में तीसरे नंबर पे शॉर्ट सेल है, वो 0.79% है। और एडलिंक पे खड़े हैं 0.65%। GHNI में जो खरा है वो 0.58% है। सिटी फार्मा में 0.53%। DG खान में 0.38%। SSGC में 0.36%। साजगार में 0.33%। नाज़रीन, अभी आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं तो MFS में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो MFS में बाइंग खरी है इस वक्त वो है क्रेसेंट स्टील की। क्रेसेंट स्टील में 11% जो है वो फ्री फ्लोट की बाइंग खरी हुई है। गरीवाल सीमेंट में 9% की फ्री फ्लोट में बाइंग खरी है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट 9% की बाइंग खरी है। BNL में 8.25% की बाइंग खरी है। फ्लाइंग सीमेंट में 8.18% की बाइंग है। SPL में 8.02% की बाइंग है। दीवान फारूक मोटर में 7.75% की बाइंग है। TSPL में 7.09% की बाइंग है। प्रीमा में 6.84% की बाइंग है। और BF बायो साइंस में 0.65% की बाइंग है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।